नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अव्ययों के लिए है। अव्यय असल में क्या होते हैं, जब हम विशेषण पढ़ रहे थे तो उसमें ये भी आया था परिभाषा के तौर पे। ये शब्द रूप में हमेशा एक जैसे बने रहते हैं, इनमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। कुल मिलाकर बात ये कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। लिंग और वचन तथा कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अविकारी शब्द होते हैं, इसको अव्यय कहा जाता है। कुल मिलाकर जैसे आप उदाहरण देखें तो गोविंद तेज दौड़ता है। अब तेज शब्द जो है वो दोनों ही अवस्थाओं में, मतलब गोविंद तेज दौड़ता है और तुम तेज दौड़ते हो। तेज शब्द जो है वो सभी अवस्थाओं में समान है, इसलिए उसको अव्यय कहा जाता है। अव्यय के भेद क्या हो सकते हैं, तो क्रिया विशेषण का अव्यय हो सकता है, एडवर्ब जिसे आप कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय हो सकता है, प्रीपोजिशन जिसे आप कहते हैं, कंजक्शन होता है यानी समुच्चय अव्यय होता है, और विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन होता है। ये सब आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं और हिंदी में भी पढ़ते हैं। अब जो क्रिया विशेषण का अव्यय है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आप परिभाषा देखिए कि अव्ययों तथा अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मतलब एडवर्ब यानी क्रिया की विशेषता बताने का ये काम करता है। जैसे पीछे वाले वीडियो में आपने देखा था तो उसमें आपने देखा था कि विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको प्रविशेषण कहते हैं। वैसे ही क्रिया विशेषण क्या है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। और यहाँ आप देखिए बहुत बड़ा आदमी, ये क्या है, यहाँ क्रिया की विशेषता बताने वाला अव्यय मौजूद है। बहुत दूर मत जाना। तो कर्ता, कर्म तथा पूरक से संबंध रखने वाली विशेषता ये नहीं बताता है, बल्कि क्रिया के साथ इसका पूरा तालमेल होता है। परिभाषा ये हो सकती है कि जो अव्यय क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादा मत बोलो यानी अधिक मत बोलो, कम खाओ, इस तरह का। और ऊपर के वाक्यों में अधिक और कम जो है वो क्रिया विशेषण है, इसे आप देख रहे हैं। कुछ कार्य होते हैं क्रिया विशेषण के। एक तो ये होता है कि ये क्रिया की विशेषता बताता है, दूसरा ये है कि क्रिया होने का ढंग बताता है कि कैसे वो हो रही है, तीसरा ये कि क्रिया के होने की निश्चितता और अनिश्चितता का बोध कराता है, क्रिया के घटित होने की स्थिति को भी दर्शाता है, और होने में निषेध और स्वीकृति का भी बोध इससे होता है। संबंध बोधक अव्यय को देख लीजिए। तो परिभाषा ये है कि वो अव्यय जिसमें कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और याद रखिए कि संबंध का ये बोध कराता है, ठीक है, जैसे अनुकूल, अनुसार, आसपास, आगे, और ये सब संबंध बोधक अव्यय के कुछ कार्य होते हैं। एक तो ये कार्य है कि संज्ञा के बाद आके उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ देता है, जैसे रमा रात भर जागती रही, ठीक है। वैसे ही संबंध बोधक द्वारा समय, स्थान और तुलना का बोध होता है, जैसे कि गरिमा योगेश के बाद घर पहुंची, समय का बोध हुआ। विवेक मनीष की अपेक्षा तेज है, तुलना यहाँ पे की जा रही है, दोनों में तुलना हो रही है। ऐसे हम लोग देख। इसके बाद जो नंबर आता है वो है समुच्चय बोधक अव्यय का। तो दो वाक्यों अथवा शब्दों को मिलाने वाले जो अव्यय होते हैं उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है, यानी कंजक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों को मिलाने का काम करते हैं, ठीक। तो हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। यहाँ जो और शब्द है ये समुच्चय का बोध करा रहा है। और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, या कि, या, अथवा, चाहे, ये सब क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। और इनके कार्य क्या होते हैं उसको भी देख लीजिए। तो समुच्चय बोधक अव्यय के कुछ अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, जैसे कि दो पदों या जो सरल वाक्य होते हैं उनको जोड़ने का ये काम करता है, या दो से अधिक वाक्यों और वाक्यों में से, माफ कीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा वाक्यों में से किसी एक को ग्रहण करना और त्यागना अथवा सबको त्यागना, ये इसमें जुड़ा रहता है। अगला वाक्य पिछले वाक्य का अर्थ का परिणाम है, तो पिछला अगले का मतलब ये है कि पिछला वाला जो वाक्य है उससे आगे वाले का अर्थ प्रकट हो रहा है, तो उसको भी हम इसमें जोड़ेंगे। और अगर पिछले से अगले का हो रहा है तो उसको भी हम जोड़ेंगे। तो उसके लिए जो अव्यय इस्तेमाल करेंगे वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। इसके बाद नंबर आता है विस्मयादि बोधक अव्यय का। तो परिभाषा के आधार पर हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले जो अव्यय होते हैं उनको विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है, यानी इंटरजेक्शन कहा जाता है। जैसे अरे क्या तुमने नहीं सुना, इसमें अरे जो है वो विस्मय को प्रकट कर रहा है, इसलिए वो एक अव्यय है। और कैसा है, विस्मयादि बोधक है, यानी आश्चर्य का भाव। ऐसे ही आश्चर्य में खुशी भी हो सकती है, दुख भी हो सकता है। तो वाह, अरे, धिक, ओह, छी, हाय, इस तरह का कार्य क्या होते हैं। तो कार्य ये है कि हर्ष सूचित करना, मतलब खुशी जाहिर करना, या दुख जाहिर करना, या आश्चर्य प्रकट करना, तिरस्कार, घृणा की सूचना, और स्वीकार करने का जो भाव होता है, स्वीकारोक्ति, उसको यहाँ व्यक्त करना, ये सब। अच्छा, विस्मयादि बोधक अव्यय के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि हर्ष बोधक होता है, जिसमें आप देखते हैं आहा, वाह वाह, बहुत खूब, शाबाश, बढ़िया आदि। विषाद बोधक में ग्रीफ, जैसे कि मतलब दुख प्रकट होता है, तो हाय, ओह, आह, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आश्चर्य बोधक में आप देख रहे हैं क्या, हैं आदि जैसे जो शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अनुमोदन में, अप्रूवल में क्या होता है, तो जैसे आप सहमति देते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तो वो है अच्छा है, इस तरह का है। तिरस्कार में आप क्या कर रहे हैं,
कुत्ते को हटाते हैं दुर, और छिक छी इस तरह के शब्द कहते हैं। स्वीकार बोधक में जी हाँ इस तरह का शब्द, और संबोधन में आप अरे रे अजी है इस तरह से बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं। तो ये सारे अव्यय के प्रकार आपने देखे। अव्यय की वैरायटी आपको पता होनी चाहिए और इसका जो वर्गीकरण है वो पता होना चाहिए। कार्य क्या है, कौन सा कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये मालूम होना चाहिए।